अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 एमडीकेट केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज को आज डिस्कस करने लगे हैं। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है जहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और वो सारी वीडियोस देख लीजिए। उसमें चैप्टर 18 की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पहले वो देख लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब सब्सक्राइब करोगे दोस्त। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि उन केमिकल प्रोसेसेस से डील करती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहे होते हैं। तो उस केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम क्या है? तो उस केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायो से मुराद होता है लाइफ और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है द ग्रुप ऑफ केमिकल रिएजेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस इज कॉल्ड। यानी केमिकल एजेंट्स का वो ग्रुप जो कि लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करता है, उस ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट्स को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फूड, क्योंकि खाने की वजह से ही तो हम जिंदा रह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 3 में कहा जा रहा है अ मटीरियल कैन नॉट बी टर्म्ड एज फूड अनलेस इट कंटेन्स। एक मटेरियल को उस वक्त तक फूड नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके अंदर मैनी न्यूट्रिएंट्स शामिल ना हो, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर शामिल ना हो। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा तो फूड नहीं कहलाएगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सिर्फ वाइटामिन होगा तो भी फूड नहीं कहलाएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर वो कहलाएगा फूड। जैसे कि अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं और हम उसको लेट से पराठे के साथ खा रहे हैं, तो पराठा कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर रखता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वीट से मिलकर बना है और उसको ऑयल के अंदर बनाया गया, तो ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो इसीलिए अब ये फूड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करें, अ कंप्लीट फूड इज दैट विच कंटेन। एक कंप्लीट फूड कौन सा होता है? जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स शामिल हों, ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हमसे पूछा जा रहा है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वन बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स इज कॉल्ड। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका टूटना, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स का टूटना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन यानी कि हमारी बॉडी जो हजम करती है। आगे बढ़ते हैं। अगर एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं तो एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और वो सब्सटेंसेस जो कि ये सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड एज। ये सीधा सीधा डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जब उनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो वो टूट जाएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में, तो इन सब को कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 7 पे कहा जा रहा है मेजर क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स की मेजर क्लासेस कितनी होती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेजर क्लासेस होती हैं। पहली टाइप है मोनोसैक्राइड्स, दूसरी है ओलिगोसैक्राइड्स और तीसरी है पॉलीसैक्राइड्स। तो हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जिसके अंदर 3 टाइप्स का जिक्र हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज आर कॉल्ड। वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती, वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं मोनोसैक्राइड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। वो कार्बोहाइड्रेट्स, दोबारा से सेम एमसीक्यू रिपीट हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं उनको कहा जाता है मोनोसैक्राइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा मोनोसैक्राइड्स का, मोनोसैक्राइड्स। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है एमसीक्यू के अंदर। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स आर कॉल्ड।
वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 10 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से ग्रुप शामिल होते हैं? एक CHO ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप भी शामिल हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी शामिल हो सकता है और OH ग्रुप भी शामिल हो सकता है, इसीलिए इनको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मिल्क शुगर है यानी दूध में जो मिठास है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको कहा जाता है लैक्टोज, वो कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 13 पर, ग्लूकोज को इनमें से क्या नहीं कहा जा सकता? ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होती है। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज को हेक्सोज भी कहा जा सकता है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। एल्डोज भी कहा जा सकता है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप शामिल होता है। ग्लूकोज को ओलिगोसैकेराइड नहीं कहा जा सकता, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ओलिगोसैकेराइड क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड्स की टाइप में आता है और मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद कोई नए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में C2H5OH में और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो अगर आप देखेंगे ये ग्लूकोज किसी कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूट रहा बल्कि ये टूट रहा है अल्कोहल के अंदर। तो हमने बात करी है कि कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ये फर्दर किसी और कार्बोहाइड्रेट में डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन किसी और कंपाउंड में अदर देन कार्बोहाइड्रेट ये डिकम्पोज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 पे पूछा जा रहा है स्टार्च इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला, स्टार्च को किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाएगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्टार्च एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर के फॉर्मूला के बाद N जरूर लिखा होगा। पॉलीमर के फॉर्मूला के बाद N लाजमी लिखा होगा, जिससे ये पता लगता है कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोमर से मिलकर बना है। जितने ज्यादा मोनोमर्स होंगे उतनी बड़ी चेन होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन बी को और ऑप्शन ए को गलत कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी फॉर्मूला के बाहर N नहीं लिखा हुआ। अब रह गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्टार्च बनता कैसे है? स्टार्च बनता है ग्लूकोज से मिलके। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर ग्लूकोज के बहुत सारे मोल्स, कम से कम 10 से ज्यादा मोल्स आपस में कंबाइन होंगे तो होगा क्या? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वाटर लॉस करेंगे और वाटर लॉस करने के बाद आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि इन्होंने एक वाटर लॉस किया, ये एक वाटर लॉस करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज के अंदर? C12H22 और O11 के अंदर। यानी मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ C, उसके बाद लिख सकता हूँ 12 या C6 लिख लें, C6 और उसके बाद हमने लिखा लेट से H22 और O11 है तो हमने लिखा C6H10O5 और बाहर हमने लिख दिया N। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे तो हमने लिख दिया 2। यहाँ पर होगा क्या कि ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर स्टार्च को फॉर्म करते हैं। इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज के हर मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता जाएगा और इस तरह से वो फॉर्मूला बन जाएगा C6H10O5 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी गेट फाइनली। हाइड्रोलिसिस अगर हम स्टार्च ही करेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी? तो हाइड्रोलिसिस अगर हम स्टार्च ही करेंगे तो हमें मिलेंगे ग्लूकोज। 17 में पूछा जा रहा है द कंपाउंड फाउंड अबंडेंटली इन नेचर, वो कंपाउंड जो कि नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है उस कंपाउंड का क्या नाम है? वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या सेल्यूलोज है? सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि सेल्यूलोज शामिल होता है प्लांट्स के अंदर, पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर और इस तरह झाड़ियों वगैरह के अंदर। तो ये सेल्यूलोज हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा कसरत के साथ में मिल जाएंगे फॉरेस्ट के अंदर और शहरों के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं 18 पे, कार्बोहाइड्रेट्स में बी रिगार्डेड एज, कार्बोहाइड्रेट को इनमें से क्या कहा जा सकता है? एरोमेटिक कंपाउंड, तो कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक नहीं होते और साथ साथ में एलिसाइक्लिक यानी कि अलोंग विद साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं होते। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही ऑप्शंस गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो कार्बोहाइड्रेट्स को रिगार्ड किया जा सकता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के तौर पे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप शामिल हो सकते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप मतलब अलग अलग टाइम पे, जैसे कि अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा
और साथ साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स इसके अंदर शामिल होगा, तो ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के तौर पे लिया जा सकता है। नन ऑफ दिस यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लूकोज की एग्जाम्पल क्या है, किस चीज की एग्जाम्पल है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब हुआ कि 6 कार्बन है तो इसको हेक्सोज कहा जाएगा। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आप सुन लीजिए, ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप शामिल होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप शामिल होता है। इसीलिए ग्लूकोज को कहा जा सकता है हेक्सोज, क्योंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये कहा जा सकता है हेक्सोज एल्डोज। अगर फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज को कहा जा सकता था हेक्सोज कीटोज। ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 18 की थ्योरी की वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट की, वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज का नाम हो जाएगा एल्डोज हेक्सोज, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एसेंशियल यानी कि जरूरी कॉम्पोनेंट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन तो होगा ही और हाइड्रोजन भी होगा, और हाइड्रेट आ रहे हैं यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का तस्करा आ रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन शामिल होना जरूरी नहीं है। तो नाइट्रोजन हमारा सही आंसर है, क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए यूज किया जा सकता है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर का मतलब यह है कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर होती है अल्डिहाइडिक ग्रुप्स की वजह से और फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप्स की वजह से। तो फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर कहाँ पे मौजूद है वो जरा चेक कर लेते हैं। अल्डिहाइडिक ग्रुप उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, फ्रक्टोज रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सुक्रोज और स्टार्च में भी अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है लेकिन वो फ्री नहीं होता, जबकि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप बिल्कुल फ्री होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 22 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइसैकेराइड, इनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड कौन सा है, यानी कि जो जब टूटेगा तो कम से कम 2 कार्बोहाइड्रेट उससे फॉर्म होंगे। ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज भी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टोज। डाइसैकेराइड्स में हमसे पूछे जाते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये 3 कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि ये ओलिगोसैकेराइड है या कोई और से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनको भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब बात करते हैं 23 की, तो 23 में पूछ रहे हैं द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट इज, हमारी डाइट का हमारे खाने का सबसे एसेंशियल कॉम्पोनेंट कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। भाई सिंपल अल्फाज में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, अब वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या स्टार्च हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 24 पे बात कर रहे हैं, विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके पास कोई फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद नहीं होता, या नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप को हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं या फिर सुक्रोज। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो मोनोसैकेराइड्स हैं या ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज के अलावा जो भी है वो आएगा रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। फिलहाल उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पूछा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पॉलीसैकेराइड्स और सुक्रोज आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। 25 पे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि टॉलेंस रिएजेंट को या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। 26 में पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों शामिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अमाइनो एसिड। अमाइन ग्रुप से साफ पता लग रहा है कि अमाइनो की बात होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसका पूरा नाम हो जाएगा अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड बाय फंक्शनल होते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ, ये बाय फंक्शनल होते हैं, बाय फंक्शनल होते हैं और ये होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब डुअल इन नेचर होते हैं, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों रखते हैं। एमसीक्यू नंबर 27 में पूछा जा रहा है, मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल फीचर जो मेन है वो कौन सा है,
पेप्टाइड लिंकेज, ईथर लिंकेज या ईस्टर लिंकेज? तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि प्रोटीन बनता ही उस वक्त है जब अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज हो। अगर पेप्टाइड लिंकेज ही नहीं होगी तो प्रोटीन का तस्वर एक महज ख्याल ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। प्रोटीन व्हेन हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स व्हेन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स, यानी प्रोटीन्स को जब पानी के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? तो प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो इसीलिए जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद तमाम पेप्टाइड लिंकेज के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब टूट जाते हैं और अमाइनो एसिड वापसी फॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 29 की। प्रोटीन कंटेन्स, प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना अगेन, तो कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ तक तो हमें पता है। साथ में COOH ग्रुप है उसके अंदर मौजूद, तो ऑक्सीजन भी होगा, और अमाइन ग्रुप मौजूद है तो नाइट्रोजन भी होगा। यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी CHONN। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स के लिए। एमसीक्यू नंबर 30 में हमसे पूछा जा रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वॉज फर्स्ट गिवन बाय या इल्यूसिटेटेड बाय। प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो इसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। पूरी स्पेलिंग हो जाएगी फ्रेडरिक सेंगर, इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 31 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन। इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स किसके अंदर शामिल होते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन शामिल होते हैं अंडे के अंदर, यानी एग के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 32 की। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर? तो इसका सही आंसर है फैट्स। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम फैट प्रोवाइड करता है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सिमिलरली आपसे प्रोटीन्स के बारे में या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ये हमें देते हैं 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। दोनों हमें देते हैं 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर हम अपने चैप्टर के एमसीक्यूज की, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के चैप्टर के एमसीक्यूज को एंड करते हैं। लेकिन क्योंकि आप MD-CAT के अंदर अपियर हो रहे हैं या E-CAT के अंदर अपियर हो रहे हैं, तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि सिर्फ इतने एमसीक्यूज कर लेना काफ़ी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगा। वहाँ पर आप E-CAT या MD-CAT का कोर्स बाई कर लीजिए, जहाँ पे आपको 6000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप किसी एमसीक्यू में फंस गए, तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।